नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अन अकेडमीज स्टूडियो प्लेज, द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रिपेयर एनी एग्जामिनेशन ऑफ एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम। दोस्तों, पहली बात आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम दो कोर्सेस लेकर के यहाँ पर आए हैं और हमारी पूरी की पूरी टीम आपकी तैयारी कराने में लग गई है। एंड वी विल मेक श्योर कि आपके पास जो लगभग 50 दिन का समय बचा है उसमें हम आपकी सारी तैयारी करा पाएं। मेरे बारे में अगर बात करें तो मेरा नाम है शुभम गुप्ता और मैं 2017 से सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट को पढ़ा रहा हूं। एज आई टोल्ड कि एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है तो मेरे दो शानदार कोर्सेस, और मैंने बहुत ब्रीफ में रखा है इन कोर्सेस को, दो शानदार कोर्सेस मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। एक सुबह 9 बजे हम पढ़ेंगे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी, संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था, और कितने समय में खत्म करनी है बॉस? 30 घंटे में खत्म करनी है हमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी, क्योंकि मैं समझ सकता हूं आपके पास सिर्फ 50 दिन का समय बचा है, तो ज्यादा टाइम तो है नहीं हमारे पास। तो हम कोशिश ये करेंगे 30 आवर्स में पॉलिटी खत्म भी करें और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगाएं। और दोपहर में 1 बजे मेरी एक और क्लास होगी दोस्त, और वो क्लास होगी कंप्लीट ज्योग्राफी पर। यहां पर मैं कंप्लीट ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं। यहां पर हम दो ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, एक तो हम वर्ल्ड का ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ हम इंडिया का ज्योग्राफी भी कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर 1 बजे हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और कितने घंटे में पढ़ेंगे? मात्र 50 घंटे में पढ़ेंगे। एक बहुत शानदार क्रैश कोर्स है और ट्रस्ट मी, मैंने इसको बहुत रिसर्च करके बनाया है एंड आई मेक श्योर कि आपके फैक्ट्स ना छूटें और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इंश्योर कर सकें आने वाले एग्जामिनेशन में। जस्ट टॉक अबाउट कि अगर आपको क्या करना है कि अब यूट्यूब पे हमारे सिर्फ 2 क्लासेस ही होते हैं, उसके अलावा भी हमने बहुत सारी स्पेशल क्लासेस बनाई हुई है, और वो जो स्पेशल क्लास है वो हमारे लर्नर, जो हमारा टॉपिक होगा वी विल जस्ट टेक द इंट्रोडक्शन। आज की क्लास में हम ज़्यादा फैक्ट की बात नहीं करेंगे। आज पहले हम यहाँ से चर्चा करेंगे कि पॉलिटी से आप जुड़ सकें, ताकि राज्य व्यवस्था से आप जुड़ सकें, तो हम विषय की चर्चा करेंगे, हम सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे। आज हम ये देखेंगे, सबसे पहले अगर मैं आपको टुडेस टॉपिक बताऊं तो आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भैया राजनीति विज्ञान और राज्य व्यवस्था, दो शब्द होते हैं, एक राजनीति विज्ञान और दूसरा राज्य व्यवस्था, तो दोनों में अंतर क्या है। दूसरा, कैसे राजनीति विज्ञान का उद्भव हुआ, पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट कैसे इन्वॉल्व हुआ बॉस, हमें यह बात करनी होगी। तीसरा, फिर हम चर्चा करेंगे कि संविधान का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम ये देखेंगे चौथे नंबर पे कि संविधान कितने प्रकार का होता है, व्हाट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर देयर। टाइप देखने के बाद आखिरी में हम ये चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो संविधान है उसके कौन कौन से टॉपिक अभी ऐसे हैं जो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो यहाँ 30 घंटे में हमको कवर करना है, क्योंकि टाइम इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें 30 आवर्स में कवर करना है। और दोस्त, आखिर में ही कल हमने थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने एक 5 या 10 मिनट का आखिरी में सेशन रखा है आपके लिए, क्योंकि प्री आ गया है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि यार अब कैसे करेंगे काम, 57 दिन का समय बचा है सर, लगभग 50 दिन का समय बचा है, तो तैयारी कैसे होगी। तो आखिर में मैंने क्या किया है कि 2-3 स्लाइड आपके लिए बनाया है, और उसमें मैंने इंश्योर किया है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनको आपको प्रायोरिटी देनी है कि सर ये टॉपिक हम पहले पढ़ लेंगे, ये टॉपिक हमें पढ़ के ही जाना है एग्जाम में, तो उस टॉपिक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। याद रखना, आज हम थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझेंगे, आज हम कंसेप्ट की चर्चा करेंगे, और कल से जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें हमें कंसेप्ट और ज्यादा फोकस किस पे करना है, फैक्ट पे करना है। तो कल से हम कंसेप्ट के साथ में फैक्ट ज्यादा पढ़ेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि आज आपको फैक्ट नहीं मिलेंगे, आज भी बहुत सारे फैक्ट आपको मिलने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है, ओरिजिन ऑफ इंडियन पॉलिटी। पहला टॉपिक यही है कि राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ। जब भी आप कोई भी विषय पढ़ें, चाहे इतिहास पढ़ें, भूगोल पढ़ें, तो हमेशा एक सवाल आना चाहिए कि आखिरकार ये विषय बना कैसे,
कैसे इसने इतनी लंबी यात्रा तय कर ली कि आज हम इसे एक अलग विषय के रूप में पढ़ते हैं। तो पहले तो हम राज्य व्यवस्था की चर्चा करेंगे और उसके बाद अगले टॉपिक में हम ये समझेंगे कि इंडियन पॉलिटी का मतलब क्या होता है, भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है। दोस्त, हुआ ये कि अगर आप ओरिजिन की बात करें तो दुनिया के जितने भी विषय हैं ना, जितने भी विषय, हर एक चीज से निकले हैं, वो है दर्शन, वो है फिलॉसफी। अब समझना इसका मतलब क्या है। देखो, दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी एक सोच है, एक थिंकिंग है। क्लियर। और जब ये फिलॉसफी, जब इस सोच को, जब इस थिंकिंग को, ठीक है, जब इस थिंकिंग को प्रूफ मिल जाते हैं, जब इसे सबूत मिल जाते हैं, जब इसे एविडेंस मिल जाते हैं, तो यही फिलॉसफी तो क्या बन जाती है, साइंस बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो जैसे कि पहले बहुत सारे लोगों ने कहा कि स्टार्टिंग में अगर हम भूगोल की ही बात करें तो लोग कहते थे कि भैया पृथ्वी जो है वो केंद्र में है, सूर्य और सारे लोग उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं साहब, ऐसा नहीं है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के आसपास चक्कर लगा रही है। तो अनेक प्रकार की थ्योरीज दी गई। साइंस में हम अलग अलग बातें किया करते थे कि हमारे पास एक दिन ये होगा, वो होगा, बिजली, ये सारी चीजें। तो हर चीज शुरुआती रूप में क्या होती है, एक दर्शन होती है, एक सोच होती है, एक थिंकिंग होती है। और जब उस दर्शन को आधार मिल जाता है, किसका आधार मिल जाता है, जब उस दर्शन को प्रूफ मिल जाते हैं, एविडेंस मिल जाते हैं, सबूत मिल जाते हैं, और जब आप उसे अप्लाई कर देते हैं तो वही दर्शन क्या बन जाता है, साइंस बन जाता है। जैसे कि आपने एक थ्योरी दी कि यार हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, और गरीबों की मदद करने का एक तरीका यह है कि उन्हें कुछ सीधा पैसा उनके अकाउंट में पहुंचा दिया जाए। अभी एक सोच है। अब जब आप इसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद उसका रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट देखने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे, और जब ये सारी चीजें आपके पक्ष में होंगी तो आप कह देंगे भैया अब ये बन चुकी है एक थ्योरी। ये क्या बन गई है, एक थ्योरी बन गई है, अब ये एक सिद्धांत बन गया है। तो अब पूरी दुनिया में ये सिद्धांत हो जाएगा कि गरीबों की मदद अगर आपको करना है तो आप उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करिए, सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालिए। लेकिन पहले तो दर्शन था, फिर वो एक सिद्धांत बना। और कैसे बना, जब आपने उसको प्रूफ दे दिए, जब आपने उसको एविडेंस दे दिए। क्लियर। उसके बाद अंत में क्या होता है, और इसी से निकल के आता है पॉलिटी, जिसकी हमें अंततः बात करनी है। इसी से निकल के आता है राज्य व्यवस्था। तो एक बात क्लियर रखना दोस्त, यहां पर एक सिंपल बात समझ लो कि जो पॉलिटी है, जो राज्य व्यवस्था है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, तो उसका ओरिजिन तो पॉलिटिकल फिलॉसफी से हुआ है, राजनीतिक दर्शन से हुआ है। राजनीतिक दर्शन ने किसको जन्म दिया, राजनीतिक दर्शन ने पॉलिटिकल साइंस को जन्म दिया, राजनीति विज्ञान को जन्म दिया दोस्त। और राजनीति विज्ञान से ही क्या निकल के आई है, हमारी पॉलिटी निकल के आई है साहब, राज्य व्यवस्था निकल के आई है। अब 2 मिनट यहां पर इस टॉपिक को हम थोड़ा समझ लें कि आखिर ये पॉलिटिकल फिलॉसफी, आखिर ये राजनीतिक दर्शन कैसे राजनीतिक विज्ञान बना, यह समझना जरूरी है। ऐसा तो होगा नहीं कि एक दिन में सारी चीजें हो गई। इट टुक टाइम, इसको एक समय लगा, और बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान रहा। हम भारतीयों की बात भी करेंगे और हम विदेशियों की बात भी करेंगे। अब समस्या यह है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहां पर यह पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं थी, हमारे यहां पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं थी। हमारे यहाँ जिस समय सिकंदर हुआ करते थे, सिकंदर का टाइम था, और सिकंदर की समय पे आपका एक टाइम आता है, प्लूटो अरस्तु वाला टाइम जो चलता है, उस समय हमारे यहाँ पर कौटिल्य जैसे लोग भी हो, जिन्होंने एक महान ग्रंथ लिख दिया, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की बातें नहीं है, उसमें पॉलिटिक्स की बातें बहुत ज़्यादा हैं कि एक राजा को कैसे होना चाहिए, एक शासन को कैसे चलना चाहिए, ये सारी बातें अर्थशास्त्र में लिखी हुई। अब लेकिन हुआ क्या है कि जब वर्ल्ड लेवल पर सब्जेक्ट बनाए गए तो उसमें इंडियन रिकॉग्निशन थोड़ा सा कम है। यही कारण है कि जब आप पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है, तो इसकी शुरुआत ग्रीक से हुई है। ग्रीक को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त, तो ग्रीक को हम हिंदी में कहते हैं यूनान। ग्रीक को हिंदी में क्या कहते हैं, यूनान कहते हैं। कहां पर है, तो वर्तमान में आप जानते हैं कि इसका एक देश है, ग्रीस नाम का एक देश है,
ठीक है, जिसकी राजधानी भी आप जानते हैं एथेंस है। ओके, कहां पर आता है? तो अभी ये यूरोप में आता है। कहां आता है? यूरोप में आता है। तो एक समय ऐसा था, आज तो आप जानते हैं कि ग्रीस आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, यूनान आर्थिक संकटों, इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, लेकिन एक समय ऐसा था जब यूनान ने लगभग हर विषय को जन्म दिया है। यूनान के लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पर काम किया। अभी 1 बजे हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां भी हम देखेंगे कि यूनानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा, ग्रीक का बहुत बड़ा योगदान रहा है किसी भी विषय को बनाने में। तो हुआ ये कि पॉलिटिकल दर्शन की शुरुआत अगर वेस्टर्न फिलॉसफी की आप बात करें दोस्तों, कहां से होती है? ग्रीक से होती है, यूनान के लोगों से होती है। अब यूनान में भी कौन कौन से लोग रहे तो देखिएगा, यूनान में सबसे पहला नाम आता है सुकरात का, इंग्लिश में सोक्रेट्स का। पहला नाम किसका आता है? सुकरात का आता है। यहां से प्रश्न आना स्टार्ट हो जाएंगे, बस देखते रहना साथ में। यूनान में पहला नाम किसका आता है? सुकरात का आता है, सुकरेट का आता है। तो सुकरात का क्या योगदान है ये समझना, सुकरात ने ऐसा क्या कर दिया जब हम सुकरात की बात कर रहे हैं। तो सुकरात ने पहली बार फिलॉसफी दी। उन्होंने राजा के बारे में बात की कि राजा को कैसा होना चाहिए, एक राजा को किस तरीके से काम करना चाहिए। पर सुकरात के बारे में एक बात याद रखना, किसी भी एग्जाम में आ जाए, सुकरात ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, नो बुक, कोई ग्रंथ नहीं। अब देखो इसका यूज कैसे करना। जैसे मान लो कभी ऑप्शन में किसी किताब का नाम आपको दे दिया और पूछा उसने कि भैया, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक किताब का नाम दिया, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, आप सभी को पता है उसका आंसर, कि अर्थशास्त्र किसने लिखी। तो अब ऑप्शन में क्या दे देगा? पहला ऑप्शन दे दिया मान लो कौटिल्य, दूसरा दे दिया मान लो प्लेटो, तीसरा दे दिया अरस्तु और चौथा दे दिया सुकरात। तो एक बात तो तय है कि इसका आंसर कभी क्या नहीं होगा? सुकरात नहीं होगा। तो ये यहां काम नहीं आएगा। जब टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहां आपको ये चीज काम आएगी। तो याद रखना, सुकरात कहां से थे? तो सुकरात ग्रीक से थे दोस्त, एथेंस से थे। और सुकरात ने क्या किया? उन्होंने कोई भी बुक नहीं लिखी, उन्होंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा। पर सुकरात के एक शिष्य हुए जिनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटो। का नाम क्या है दोस्त? प्लेटो। प्लेटो ने 2 इंपॉर्टेंट काम किए और उन 2 इंपॉर्टेंट कामों से ही शुरुआत होती है पॉलिटिकल साइंस की। हालांकि उनके एक शिष्य रहेंगे, अब कैसे होती है समझना। सबसे पहला काम, इन्होंने एक किताब लिखी, रिपब्लिक। कौन सी किताब लिखी? रिपब्लिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपब्लिक आ चुका है एग्जाम में कि रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर क्या दोगे? प्लेटो के द्वारा लिखी गई। प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी, किताब तो लिखी ही लिखी, लेकिन उसके साथ इन्होंने एक संस्थान भी खोला, एक शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खोला। और उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का नाम था द अकेडमी। 2 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर क्या होगा? प्लेटो के द्वारा लिखी गई, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, द अकेडमी क्या था? तो भैया द अकेडमी प्लेटो के द्वारा स्टार्ट किया क्या था? एक शैक्षणिक संस्थान था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था। क्यों? आपने किताब लिख दी, आपने पॉलिटिकल थॉट दे दिए। अच्छा, किताब में क्या लिखा था? अब चूंकि सुकरात ने तो कोई किताब लिखी नहीं थी दोस्त, सुकरात ने तो कोई किताब लिखी नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, जो बातें सुकरात इन्हें बताते थे उनकी कुछ थ्योरी और अपने थॉट मिलाकर के उन्होंने रिपब्लिक में लिखा। और ऐसा नहीं सिर्फ रिपब्लिक इनकी किताब थी, और भी इनकी किताबें हैं। और रिपब्लिक में जब लिख दिया तो एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस को शेप मिलने लगा, आकार मिलने लगा। और जब आपके पास कुछ किताबें हो जाती हैं, ज्ञान हो जाती हैं, तो उस ज्ञान को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, पॉलिटिक्स के नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन खोला, द अकेडमी। अब मुझे एक बात बताना, बिना आप लॉजिक से बता देना कि द अकेडमी कहां खोला गया होगा? कहां खोला गया होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये एथेंस में खोला गया होगा, ये ग्रीक में खोला गया होगा। कहां खोला गया है? एथेंस और ग्रीक में खोला गया, क्योंकि ये लोग तो यहीं के थे ना यार, सुकरात भी और प्लेटो भी, ये लोग तो यहीं के थे। तो उन्होंने द अकेडमी करके एक प्लेटफॉर्म बनाया। अब जब आप एक इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, जब आप एक संस्थान खोलते हैं, तो फिर वहां पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और 1-2 बच्चे बड़े ब्रिलियंट निकलते हैं यार, बड़े ब्रिलियंट निकलते हैं, जो दुनिया भर में आपका नाम करते हैं। तो द अकेडमी से पढ़ के ऐसा ही इनका एक शिष्य निकला जिसका नाम था अरस्तु, जिसका नाम था एरिस्टोटल। जिसका नाम क्या था? अरस्तु, जिसका नाम था एरिस्टोटल।
अब यहां से आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन रिवाइज कर लो यार। पहली बात, ग्रीक से 3 लोग आ चुके हैं। कितने लोग आ गए? 3 लोग आ गए, 3 लोग आ गए। सबसे पहले कौन आया? सुकरात। उसके बाद कौन आया? प्लेटो। उसके बाद कौन आया? अरस्तु। क्रम है ये। अरस्तु का गुरु प्लेटो, प्लेटो का गुरु सुकरात। ये क्रम है, ये क्रम याद रख लेना, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हमेशा सवाल आ चुका है, सवाल आ चुका है। आप एग्जाम में उठा करके देख लो, लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लो, नाम लिख देता हो, कहता है कि इन्हें क्रम से जमाइए, इन्हें ऑर्डर से अरेंज करिए। तो नंबर 1 पे आएगा सुकरात, नंबर 2 पे आएगा प्लेटो, नंबर 3 पे आएगा अरस्तु। प्लेटो की बुक कौन सी? रिपब्लिक। कौन सी अकेडमी खोली? द अकेडमी खोली। द अकेडमी से पढ़ के शिष्य निकला। कौन सा शिष्य निकला? अरस्तु नाम का शिष्य निकला, एरिस्टोटल नाम का शिष्य निकला। तो अब इसका क्या योगदान है सर? अरस्तु का क्या योगदान है पॉलिटिकल साइंस में? अगला क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, देखना ध्यान से। अरस्तु साहब ने एक खतरनाक पुस्तक लिखी, एक शानदार पुस्तक लिखी, जिसका नाम था पॉलिटिक्स। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था पॉलिटिक्स। अब ये बुक हो गई इनकी। प्लेटो की बुक कौन सी थी? रिपब्लिक। अरस्तु ने एक किताब लिखी पॉलिटिक्स। और दोस्त, जब इन्होंने पॉलिटिक्स लिख दी तो इन्हें क्या कह दिया गया? इन्हें कह दिया गया राजनीति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन आया कि नहीं आया? और कनेक्टेड है यार, ऐसा नहीं है कुछ भी रखना है, चीजें कनेक्टेड है, स्टोरी फॉर्म में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अरस्तु कहां से निकल के आए थे? द अकेडमी से निकल के आए थे। एक किताब लिखी, किताब का नाम क्या था? पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स जैसे ही इन्होंने लिखी तो लोगों ने कहा भैया अब ये कौन है? अब यही है पॉलिटिकल साइंस के फादर, यही है राजनीति विज्ञान के जनक। राजनीति विज्ञान के जनक। एक छोटा सा फैक्ट और, कि अरस्तु के जो शिष्य थे वो एक बहुत बहुत महान शिष्य थे, लेकिन ये शिष्य कोई फिलोसोफर नहीं थे, ये कोई साहित्यकार नहीं थे, बल्कि इनका नाम था सिकंदर महान, अलेक्जेंडर तृतीय, या इन्हें जिसे नाम से जाना जाता है अलेक्जेंडर दी ग्रेट। अलेक्जेंडर तृतीय या अलेक्जेंडर दी ग्रेट। अब यहां पे कुछ बातें समझ लो एक बार, फिर मैं आपके कमेंट भी देखूंगा, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आप मुझे बताइए, कोई डाउट हो तो अपन देखेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा दोस्त? तो अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया, यहां से फैक्ट आएंगे बहुत सारे, कि जब राजनीति विज्ञान की विषय की शुरुआत कहां से हुई? तो राजनीतिक दर्शन से हुई। राजनीतिक दर्शन भी कहां का था? ग्रीक का था। ग्रीक मतलब यूनान, राजधानी के उस समय क्या था? एथेंस। एथेंस नाम की एक जगह हुआ करती थी। यहां पे 3 इंपॉर्टेंट लोग आएंगे। एक आएंगे सुकरात साहब, दूसरे आएंगे प्लेटो साहब, तीसरे आएंगे अरस्तु साहब। क्रम याद रखना, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और आखिरी में सिकंदर। ये 4 लोगों का क्रम याद रख लेना। सुकरात ने क्या कोई किताब लिखी? नहीं लिखी। अगली चीज, प्लेटो की बुक का नाम रिपब्लिक। कौन सी अकेडमी खोली? द अकेडमी। उसमें कौन पढ़ के निकला? अरस्तु। अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स लिखने के बाद उसे क्या कहा गया? राजनीति विज्ञान का जनक कहा गया, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा गया। और अरस्तु के शिष्य कौन हुए? सिकंदर हुए। अरस्तु के शिष्य कौन हुए? अलेक्जेंडर दी ग्रेट हुए। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं, अगर कोई डाउट है तो पूछो, मैं कमेंट देखने रहा हूं। ठीक है सर, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट अगर अब तक है तो। ओके, चलिए तो भैया आगे चलते हैं और अगले टॉपिक पे आते हैं। चलो, कोई भी डाउट हो तो बस पूछेगा, मैं आप लोगों को अलग से मौका दूंगा कमेंट सेक्शन में। हम हर स्लाइड के बाद कमेंट सेक्शन पे जाया करेंगे और देखा करेंगे कि आपको कोई डाउट है तो हम डिस्कस करेंगे, वहीं के वहीं अगले टॉपिक पे आते हैं। अब अगली बात आती है कि सर हेलो, हमने ये तो देख लिया कि भारतीय राजनीति या राजनीति विज्ञान कैसे बना, अब ये तो बताइए सर कि राज्य व्यवस्था का अर्थ क्या है। तो दोस्त, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि शुरुआत कहां से हुई थी? तो शुरुआत हुई राजनीतिक दर्शन से, उससे क्या निकल के आया? राजनीति विज्ञान। और उससे हमारा अगला टॉपिक निकल के आएगा राज्य व्यवस्था। अब यहां पे एक एक टॉपिक को समझते जाना और क्लियर होते जाएगा कि राज्य व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। अगर इस शब्द को 2 मिनट के लिए हम भारतीय शब्द को इससे थोड़ा अलग करके सिर्फ इस शब्द पे फोकस करें, राज्य व्यवस्था,
और राज्य व्यवस्था को, पॉलिटी को, अब हिंदी में थोड़ा आसान हो जाता है, राज्य व्यवस्था को अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, अगर हम इसे दो भागों में ब्रेक करें, तो एक शब्द हमें मिलता है राज्य, स्टेट, और दूसरा शब्द क्या मिलता है? व्यवस्था, सिस्टम। पहला शब्द क्या मिला? पहला शब्द हमको मिलता है स्टेट और दूसरा शब्द हमको मिलता है सिस्टम। तो अगर आपको राज्य व्यवस्था समझना है तो पहले राज्य और व्यवस्था का अर्थ समझ जाओ। अगर आप राज्य और व्यवस्था का अर्थ समझ गए तो राज्य व्यवस्था अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। समझना चीजों को एक एक करके। अब पहले हम राज्य की बात करते हैं, सबसे पहले हम स्टेट की बात करते हैं। राज्य के बारे में दोस्त पहली बात याद रखना कि बहुत अलग अलग लोगों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, पर इसकी एक निश्चित परिभाषा नहीं बन पा रही थी। अलग अलग पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर्स आए, बड़े स्कॉलर लोग आए और बहुत लोगों ने राज्य की परिभाषाएं देने की कोशिश की। मैक्स वेबर का नाम भी इसमें इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र कौटिल्य जो थी उसमें भी परिभाषाएं देने का प्रयास किया गया, पर हम एक डिफाइंड डेफिनेशन पर नहीं पहुंच पा रहे थे, हम एक निश्चित परिभाषा पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तो इस चीज के लिए हुआ ये कि 1933 में 1933 में, याद रखना ये अनदर फैक्ट भी जुड़ते जा रहे हैं साथ में एग्जाम के लिए। 1933 में मोंटेविडो कन्वेंशन का आयोजन किया गया। किस कन्वेंशन का आयोजन किया गया? मोंटेविडो कन्वेंशन का आयोजन किया गया। अब पहला क्वेश्चन ये क्लियर कर लो कि मोंटेविडो क्या है। तो मोंटेविडो जो है वो साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है उरुग्वे। जिसका नाम क्या है? उरुग्वे। उसकी राजधानी, उसकी कैपिटल क्या है दोस्त? उसकी कैपिटल है मोंटेविडो। पहला एक और फैक्ट यहां से तैयार हो गया कि मोंटेविडो कहां पर है। तो मोंटेविडो जो है वो राजधानी है, किसकी राजधानी है? उरुग्वे की। उरुग्वे किस महाद्वीप में आता है? तो उरुग्वे लाइज इन दी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो यहां पर क्या हुआ? 1933 में एक बहुत बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, और इस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े विद्वान, स्कॉलर, राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, सारे लोग आकर के इकट्ठे हुए और इन्होंने एक प्रयास किया कि यार हम एक राज्य की परिभाषा दे सकें, ताकि जब भी हम अलग अलग संधियों में राज्य शब्द का प्रयोग करें, स्टेट वर्ड का यूज करें। क्या होता है कि यूएन की अलग अलग संधियां होती हैं, अलग अलग चार्टर होते हैं, और वहां पर जब स्टेट वर्ड का आप यूज करते हैं तो डिफाइन करना पड़ता है कि आखिर स्टेट है क्या। तो 1933 में सभी लोगों ने मिलकर राज्य की परिभाषा दी, और राज्य की परिभाषा 4 तत्वों के आधार पर थी। कितने तत्वों के आधार पर दी? 4 तत्वों के आधार पर दी, 4 एलिमेंट के आधार पर दी। ध्यान देना यहां पर 4 तत्व कौन कौन से? पहला था भूभाग, दूसरा था जनसंख्या, तीसरा था सरकार, और चौथा था संप्रभुता। अब पहली एक बात समझ लो, बाद में चर्चा करेंगे, पहले प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन ले लो कि राज्य के तत्व क्या होते हैं। तो राज्य के तत्व होते हैं भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। एक प्रश्न आ जाएगा और क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का तत्व नहीं है। तो याद रखना जब ये चारों हैं तो बस चारों होंगे, उसके अलावा बाकी कुछ भी आए अलग कर देना। तो राज्य के तत्व, एलिमेंट ऑफ स्टेट, कितने एलिमेंट हो गए? भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। अब 2 मिनट समझो। मोंटेविडो कन्वेंशन जो कि 1933 में आयोजित की गई, उसमें कहा गया कि अगर किसी क्षेत्र के पास ये 4 चीजें हैं, किसी भी क्षेत्र के पास ये 4 चीजें हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा दोस्त? बॉस, उसे कहा जाएगा राज्य, उसे कहा जाएगा स्टेट। अगर किसी भी क्षेत्र के पास एक भूभाग है, निश्चित भूभाग है, किसी भी क्षेत्र के पास निश्चित जनसंख्या है, डिफाइंड पॉपुलेशन है, किसी भी क्षेत्र के पास डिफाइंड गवर्नमेंट है, और किसी भी क्षेत्र के पास संप्रभुता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा राज्य। अब हम कहाँ रहते हैं भैया? तो हम हमारे महान देश भारत में रहते हैं। वी लिव इन अ ग्रेट इंडिया। तो 2 मिनट के लिए हम क्या करते हैं कि इसे अप्लाई करते हैं भारत के ऊपर, इसे अप्लाई करते हैं हमारे देश इंडिया के ऊपर, और देखते हैं क्या ये सारी चीजें हमारी इंडिया में अवेलेबल है या नहीं। देखना है एक करके। पहला सवाल, क्या हमारे पास भूभाग है? बिल्कुल है। आंसर करते रहना। क्या हमारे पास भूभाग है? जी हां साहब, हमारे पास भूभाग है, और अच्छा खासा भूभाग है। 32, 87, 263 वर्ग
किलोमीटर। तो हमारे पास एरिया है। ज्योग्राफी में आज हम इन्हीं टॉपिक पे बात करने वाले हैं 1 बजे। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का हमारे पास एरिया है। तो चलो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, सेकंड कंडीशन की। दूसरी कंडीशन, क्या हमारे पास जनसंख्या है? आंसर कुछ ज्यादा ही है और भर भर के साथ जनसंख्या है, झंडे गाड़ के रखे हैं जनसंख्या में हमने। अगर 2011 की बात करें तो जनसंख्या है 121 करोड़। लगभग मैं बात कर रहा हूं, पूरे आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं रहते, लेकिन जो अभी अभी यूएन का वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आया है जो कि एस्टिमेशन है, तो उसमें कहा गया है कि भैया 2025 या 2027 तक हमारी जो जनसंख्या है वो किसे क्रॉस कर जाएगी। नंबर 1 पर अभी कौन है? चाइना है, ये फैक्ट याद रखना दोस्त। नंबर 2 पर कौन है? इंडिया है। अगर मैं लेटेस्ट डेटा की बात करूं तो चाइना की आबादी लगभग अभी 142 करोड़ के आसपास है। हमारी आबादी अगर लेटेस्ट डेटा की बात करें तो 136 करोड़ के आसपास है। एस्टिमेशन है कि 2025 या 27 तक हम इसे क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे और हम दुनिया का नंबर देश होंगे। और खुश मत होना कि सर हम नंबर 1 होंगे तो खुश हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। पॉपुलेशन में नंबर 1 हो रहे हैं हम, ठीक है। चलो, तो दूसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। अब तीसरी कंडीशन पे आ जाओ दोस्त। ये बताओ क्या हमारे पास सरकार है? अरे बहुत ज्यादा यार, सरकार की कमी नहीं है, हमेशा हमको सरकार ही दिखती है और बहुत सारी योजनाएं आ जाती हैं। ओके, गवर्नमेंट हमारे पास है। किसका गवर्नमेंट है अभी इंडिया में? एनडीए का गवर्नमेंट है, ठीक है। एनडीए का गवर्नमेंट है। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गवर्नमेंट हमारे यहां पर अभी है। हाँ, मोदी जी का सरकार भी कह सकते हैं आप इसे, मोदी जी का सरकार भी है भैया। ओके, अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या इंडिया के पास संप्रभुता है? क्या भारत के पास सॉवरेनिटी है? अब इस टॉपिक को जरा समझ लो, 2 मिनट ध्यान से समझ लेना, उसके बाद ये टॉपिक टर्म कभी नहीं समझना पड़ेगा। ओके, पहली चीज हमें यह पता करना है क्या भारत के पास संप्रभुता है। तो साफ पहले संप्रभुता शब्द का अर्थ समझ लें, पहले मीनिंग समझ लें वर्ड का। तो मीनिंग यह होता है, संप्रभुता का बड़ा सामान्य सा अर्थ है। संप्रभुता अगर आप एक छोटे टर्म में बात करें तो इसका अर्थ है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, द पावर टू टेक डिसीजन, निर्णय, द फ्रीडम टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अब इसे परिभाषा का रूप देते हैं, इसे डेफिनेशन का रूप देते हैं। तो जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, जब भी कोई कंट्री अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए कंप्लीटली फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, तो ऐसे देश को दोस्त क्या बोलते हैं? ऐसे देश को हम बोलते हैं कि वो देश कैसा है? संप्रभु है। वो देश कैसा है? सोवरेन है। एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। देखो, अभी अभी हमारे यहां पर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक डिसीजन दिया अयोध्या मामले पर, ठीक है। अयोध्या मामले पर बहुत बड़ा निर्णय आया, पूरे देश में उसकी निगाहें थी, तो अयोध्या मामले पर एक निर्णय आया। अब मैं आपसे 1-2 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर निर्णय लेने से पहले किसी दूसरे देश से पूछा? वो चाइना के पास गए, वो अमेरिका के पास गए, वो ब्रिटेन के पास गए कि भैया हम ये डिसीजन ले कि नहीं लें? पूछा कि नहीं पूछा? नहीं पूछा, क्योंकि भारत का संविधान, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है, भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि वो जो चाहे संविधान के दायरे में रहते हुए ऑफ कोर्स जैसा चाहे निर्णय लेगा और पूरी तरह से स्वतंत्र है वो अपने निर्णय लेने के लिए। तो हमारा आंतरिक मामला था, हमारा इंटरनल मैटर था और हमने इस पर खुद डिसीजन लिया। दूसरी बात, क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि अगर मान लीजिए हमें पाकिस्तान के साथ अभी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, तो पाकिस्तान के साथ हमने ट्रेड वगैरह बंद चल रहा है अभी इंडिया का, तो क्या हमें दूसरा कंट्री आके बोल रहा कि भैया जाओ तुम, नहीं तुम्हें तो ट्रेड करना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ तुम्हें जुड़ना ही पड़ेगा, उसके साथ ट्रेड कर लो, ये मामले सुलझा लो, वहां से सेना हटा लो? नहीं, वो हमारा मामला है, वो हम देखेंगे, हम आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे। दैट इज आवर डिसीजन। तो याद रखना, हमारा देश कैसा देश है? संप्रभु देश है, हमारे पास संप्रभुता है, हमारे पास सोवरेनिटी है, क्योंकि हम अपने आंतरिक और बाह्य दोनों निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो एक लाइन की परिभाषा, ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय ले सकता है वो क्या कहलाता है? संप्रभु देश कहलाता है। और सवाल कहां से आएगा? सवाल देख लो भैया, यहां से आएगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सवाल आ चुका है कि किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। आंसर करना संप्रभुता, आंसर करना सोवेरेनिटी। अब यहां पे एक और बात समझ लो, फिर आपके डाउट देखेंगे अपन। एक बात याद रखना कि 1947 से पहले दोस्त, 1947 से पहले, सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या भारत एक राज्य था? क्या भारत एक स्टेट था? जल्दी से आंसर करो, देखता हूं मैं। जल्दी बताओ, क्या 1947 से पहले भारत एक राज्य था? आई एम वेटिंग। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। सब लोग गायब हो जाते हो यार, देखो ऐसा मत करो, जल्दी से पूरे आंसर करो, आंसर किया करो चीजों का तुरंत। नहीं, ठीक है, कुरैशी साहब का आंसर आया है नहीं। अनंत कुमार साहब कह रहे हैं राज्य था कि नहीं, क्लियर करें आनंद जी। एंड थैंक यू आप सभी लोगों का। नो सर। नेहा जी का भी आंसर आया है नो सर। प्रतिभा साहू जी का भी आंसर आया है नो सर। चलिए, थैंक यू सो मच। चलो यार, यहां से स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को समझना स्टार्ट करना। बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा, हम राज्य नहीं थे। अब समझना क्यों नहीं थे, यह समझना जरूरी है। यह बताओ कि 1947 से पहले क्या हमारे पास भूभाग था? बिल्कुल हमारे पास भूभाग था। वी हैड द एरिया, वी हैड द ज्योग्राफिकल एरिया। और याद रखना, अभी से बड़ा ही एरिया था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे ही हिस्सा हुआ करते थे ना, ठीक है। तो हमारे पास एरिया तो था साहब, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब दूसरा सवाल, क्या हमारे पास जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी? बिल्कुल हमारे पास जनसंख्या थी, बिल्कुल हमारे पास बेशक जनसंख्या थी। 80-81 से हमारा पहला सेंसस ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था, रेगुलर वाला, ठीक है। अब क्या हमारे पास सरकार थी? तो सरकार भी अवेलेबल थी। आप जानते हैं कि 1935 को एक्ट बना करके हमारे यहां इलेक्शन भी हुए, तो सरकार थी। अब आखिरी सवाल आता है, लास्ट क्वेश्चन आता है, क्या हमारे पास संप्रभुता थी? क्या हमारे पास सोवेरेनिटी थी? बस यही दिक्कत है दोस्त। हमारे पास भूभाग था, हमारे पास जनसंख्या थी, हमारे पास सरकार थी, लेकिन क्या नहीं था? तो हमारे पास नहीं थी संप्रभुता, हमारे पास नहीं थी सोवेरेनिटी। अब इसका मतलब समझो, देखो भैया, हमारे पास सरकार तो थी, लेकिन हमारी सरकार ब्रिटिश के अंडर में काम करती थी। किसके अंडर में काम करती थी? ब्रिटिश के अंडर में काम करती थी। हम अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे, कंप्लीटली फ्री नहीं थे। सबसे ऊपर कौन आता था दोस्त? सबसे ऊपर आता था ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज। उसके अंडर में काम करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश की संसद। फिर उसके नीचे भारत में उसका प्रतिनिधि, वो कौन था? वायसराय। पहले गवर्नर, फिर क्या हो गया? वायसराय। इनके अंडर में हमारी सरकारें काम करती थीं, जिनको भी पूरे के पूरे अधिकार नहीं थे, पूरे के पूरे पावर नहीं थे। यही एक कारण है कि 1947 से पहले आप इंडिया को स्टेट नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास भूभाग था, जनसंख्या थी, सरकार थी। पर सबसे महत्वपूर्ण तत्व, क्वेश्चन याद रखना यहां से, सबसे महत्वपूर्ण तत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, संप्रभुता तो था ही नहीं, हमारे पास सोवेरेनिटी तो थी ही नहीं। तो ये भी क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। उससे पहले 2 मिनट में आप लोगों के डाउट जितने भी हैं जल्दी से मुझे बता दो यार, तो आपके डाउट और देख लूं एक बार में। चलो आप लोग बताइएगा डाउट, फिर अपन देखते हैं इसमें कोई भी डाउट हो तो। ओके, अगले टॉपिक पर आते हैं। हमने राज्य समझ लिया, हमने क्लियर कर लिया कि स्टेट क्या होता है। तो स्टेट की परिभाषा 1933 से निकल के आई, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। अब हमारे अगले टॉपिक पर आते हैं और हम बात करते हैं व्यवस्था की, हम बात करते हैं सिस्टम की। कि सर ठीक है, राज्य तो क्लियर हो गया, अब व्यवस्था के बारे में भी तो बात कर लें, सिस्टम के बारे में भी तो बात कर लें। तो देखो दोस्त, बड़ी आसान सी बात है, बहुत ध्यान से समझना। यहां पर व्यवस्था, जब कभी भी आप कहते हो कि हमें व्यवस्था बनानी है,
तो व्यवस्था के लिए पहली कंडीशन क्या है? व्यवस्था के लिए पहली कंडीशन है रूल्स। व्यवस्था के लिए पहली कंडीशन है नियम। अगर आपको व्यवस्था बनानी है तो सबसे पहले आपको बनाने पड़ेंगे नियम। अब मैं आपको आसान सा एग्जांपल देता हूं। कई बार जब ऑफिस वगैरह में आप जाते हैं, इवन मेरे घर पे हम बात करें तो हमारे घर में हमारी मम्मी बड़ी धार्मिक है भैया, तो हमारे घर पे कहा जाता है कि घर के अंदर चप्पल पहन के मत आओ, खाना जो है वो नीचे से बैठ के खाओ, ऐसे ऊपर बैठ के मत खाओ, ऐसा मत करो वैसा मत करो। तो हजार प्रकार के नियम है। किसी भी ऑफिस वगैरह में आप जाते हैं तो वहां भी नियम होते हैं कि ये फॉर्म भर दो, वो फॉर्म भर दो, फला फॉर्म भर दो, ठिकाना फॉर्म भर दो। तो अलग अलग टाइप की चीजें हैं यार, वहां पर अलग अलग टाइप की चीजें। समझ लो ना बात को? तो बेसिकली आपको क्या चाहिए है? आपको नियम चाहिए है, आपको रूल्स चाहिए है। अब जब आप किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए क्या बनाएंगे, तो आप किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए नियम बनाएंगे, और जब इन नियमों को एक समूह के रूप में आप रख देंगे, जब इन नियमों को एक समूह के रूप में बरत देंगे, तो उसी से क्या निकल के आ जाएगा जिसका आप सबको इंतजार था। ठीक है, गाना सुने होंगे, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। देख लो भैया, संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली मौलिक नियमों के समूह को, सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स, क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। अब कैसे निकल के आया? व्यवस्था। व्यवस्था के लिए क्या चाहिए? नियम। और नियमों को जब आप समूह में रख दोगे, सेट में रख दोगे, तो क्या बन जाएगा? संविधान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संविधान बन जाएगा। 2 मिनट और समझना, यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्लियर करना है। संविधान बन जाएगा। संविधान है क्या? मौलिक नियमों का समूह। संविधान क्या है? मौलिक नियमों का समूह, सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स। सेट ऑफ फंडामेंटल रूल, यही तो संविधान है। अब यहां पे एक और शब्द निकल के आया सर, इसका मतलब देख लेते हैं। शब्द निकल के आया कि भैया ये मौलिक नियम क्या होता है, ये फंडामेंटल रूल क्या होता है। तो एक बात समझ लो, बिल्कुल आसान समझना है इसको, दिक्कत वाली बात नहीं है। मौलिक नियम, फंडामेंटल रूल का मतलब यह होता है कि एक आप मौलिक नियम बनाते हैं, उसके आधार पे अलग अलग नियम बनाते हैं, अलग अलग कानून बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 में, आर्टिकल 21 में हमको एक अधिकार दिया गया है। कौन सा अधिकार है? हमको अधिकार दिया गया है राइट टू लिव। हमको जीने की स्वतंत्रता दी गई है। अगर हिंदी में बात करें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 21। अब याद रखना, यह हमारा फंडामेंटल लॉ है, यह हमारा मौलिक कानून है। अब इसी को आधार पर रखकर आपको भारत के दूसरे कानून बनाने होंगे। जैसे कि इसी को आधार रख करके हमारे यहां पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया। पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ बनाया गया। क्यों बनाना पड़ा भैया ये कानून? क्योंकि अगर पर्यावरण अच्छा नहीं रहेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा। वो जो बढ़ भी रहा है, दिल्ली में आप देख भी रहे हैं। प्रदूषण बढ़ेगा तो क्या हम जी पाएंगे? क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो उससे हमारे जीने के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा राइट टू लाइफ का। तो सर इसको प्रोटेक्ट कीजिए। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 21 को बेस बनाकर हमारे पार्लियामेंट ने कहा ठीक है, हम आपके लिए अलग अलग कानून बना देते हैं। और कौन कौन से कानून बना दिए? तो कहा कि सर हम आपके लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ बना देते हैं, हम आपके लिए दूसरा लॉ एयर पोल्यूशन से प्रोटेक्शन के लिए लॉ बना देते हैं, वाटर पोल्यूशन से प्रोटेक्शन के लिए लॉ बना देते हैं, और भी जहां जहां आपको आवश्यकता है। कहा कि जीने के लिए खाना चाहिए तो खाने के लिए हम आपके लिए फूड सिक्योरिटी लॉ बना देते हैं, खाद्य सुरक्षा कानून 2013 बना देते हैं। भैया अगर आपको रहना है तो आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए तो हम आपके लिए योजना लेकर के आ जाते हैं, हम आपके लिए आयुष्मान भारत की योजना भी बना देते हैं। तो आपने क्या किया? आपने एक बेस पकड़ा, आपने एक मौलिक नियम पकड़ा, आपने एक फंडामेंटल रूल पकड़ा, और उसको आधार बना के ही आप क्या बनाते हैं? नीतियां बनाते हैं। तो ऐसे मौलिक नियमों के समूह को दोस्त क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब यहां पे छोटी सी बात और याद रखना, ठीक है? एक परिभाषा देख लो, ठीक है? परिभाषा अगर कभी एग्जाम में लिखना है तो देखो कैसे आएगी, पूरा कनेक्ट करें, पूरा का पूरा। किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन हेतु
बनाए गए मौलिक नियमों के समूह को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। आसान है कि नहीं है? किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन हेतु बनाए गए मौलिक नियमों के समूह को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज डिजाइन्ड टू गवर्न द सिस्टम ऑफ अ स्टेट। सिस्टम ऑफ अ स्टेट। चलिए अगेन मैं थोड़ा सा आपके कमेंट देख लूं और देख लूं कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को अब तक। चलिए भैया अब तक तो सब कुछ सही जा रहा है। चलो आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। ओके क्लियर, यहां तक कहानी क्लियर है। चलो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं कि संविधान के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं। संविधान के प्रकार क्या क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, ध्यान देना यहां पर। अब संविधान जो है बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि इसके कई प्रकार हैं, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं साहब, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कि एक तो आप दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर इसके प्रकार बांट सकते हैं, बेस्ड ऑन अ नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट। और दूसरा तरीका क्या है, आप राजनीति की प्रकृति के आधार पर अभिषेक जी हम डिस्कस करेंगे यार, अभिषेक अब इसको, ठीक है, वी विल डिस्कस, अभी टॉपिक में ही आएगा। हमारा अगला जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल थ्योरीज पर ही रहेगा और शासन व्यवस्था पर, तो वो मैं आपको नेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं यार, ठीक। चलो एक मिनट, तो यहां पर वापस टॉपिक पे आते हैं। संविधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो एक तो क्या है, दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट। और दूसरा कौन सा है, राजनीति की प्रकृति के आधार पर। सबसे पहले यहां पर एक शब्द को समझते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट वर्ड का मतलब क्या है। तो डॉक्यूमेंट मतलब एक पुस्तक कह सकते हैं, एक लेख कह सकते हैं, एक बड़ी सी पुस्तक कह सकते हैं। तो पुस्तक की प्रकृति के आधार पर, डॉक्यूमेंट के बेस के हिसाब से दो टाइप का संविधान होता है, दो प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कौन कौन सा, देखो भैया, एक होता है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा होता है अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, ये बचपन से पढ़ते आए आप लोग, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान किसे कहते हैं, 2 मिनट के लिए समझ दो, बुक थी आपको बुक दिखाता मैं। देखिए अभी हमने क्या देख लिया, संविधान की परिभाषा देख ली कि जो मौलिक नियम है, मौलिक नियमों के समूह को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब समझना, जब आप उन सारे के सारे मौलिक नियमों को, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जब आप उन सारे के सारे मौलिक नियमों को एक पुस्तक में रख देते हैं, एक किताब में रख देते हैं, एक ही जगह लाकर के उनको क्रमबद्ध कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं एक पर्टिकुलर बुक में ला करके, तो ऐसे संविधान को दोस्त कहा जाता है लिखित संविधान। ऐसे ही संविधान को कहा जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। याद रखना इस चीज को। दूसरी बात यहां पर याद रखना कि अगर आपके यहां पर मौलिक नियम तो हैं, देखो संविधान मतलब मौलिक नियम तो है, एक बात याद रखना, यहां भी संविधान है, यहां भी संविधान है, मतलब एक चीज तो कॉमन है, वो है फंडामेंटल रूल, मौलिक नियम। मौलिक नियम, अब थोड़ा ध्यान देना यहां पर, मौलिक नियम तो आपके पास यहां भी है, मौलिक नियम तो यहां पर भी है। लेकिन जब लिखित संविधान में आपने क्या किया, सारे मौलिक नियम आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने 10 प्रकार के नियम बनाए और सारे के सारे नियमों को ला करके एक पुस्तक में अरेंज कर दिया। तो वो क्या बन जाएगा बॉस, वो हो जाएगा लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल ले लो, तो इसका एग्जाम्पल है हमारा भारतीय संविधान। हालांकि हम भारतीय संविधान की विशेषताएं डिस्कस करेंगे, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां भी आ जाएगा। और दूसरा कौन सा है, अमेरिकी संविधान, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2 बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमें मिल गए, एक भारतीय संविधान और एक अमेरिका का संविधान। एक बात और आपको यहीं बता दूं कि जो अमेरिका का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका है, वो दुनिया का पहला लिखित संविधान है, दुनिया का पहला लिखित संविधान है, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि 1789 से इंप्लीमेंट हो गया था, लागू हो गया था।
याद रखना। तो ये छोटा सा फैक्ट यहां पर याद रखना कि भैया दुनिया का पहला लिखित संविधान कौन सा है, तो अमेरिका का संविधान है। कब लागू हुआ था? 1789 में लागू हुआ था। कितने अनुच्छेद थे सर? 7 अनुच्छेद थे, उसमें 7 आर्टिकल थे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना पर। अगले टॉपिक पर आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अलिखित संविधान का मतलब क्या होता है? ठीक है, अलिखित संविधान का मतलब क्या होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। अब बहुत सारे लोगों को एग्जाम्पल तो पता होता है। इसका एक एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं, ब्रिटेन। बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, पर मतलब समझ जाओ। अलिखित का मतलब ऐसा नहीं होता कि उनको सारी की सारी चीजें याद हो रही हैं। ऐसा नहीं कि सर हमको तो पूरे नियम याद हैं, वहां पे जितने भी बच्चे, जितने भी अधिकारी, जितने भी न्यायाधीश आएंगे वो तो बचपन से याद करके आ जाते हैं नियम। नहीं साहब, ऐसा नहीं। अलिखित संविधान का मतलब यह है कि संविधान तो है, लेकिन उससे भारत या अमेरिका की तरह एक पुस्तक में, एक डॉक्यूमेंट में नहीं रखा गया है, वो अलग अलग रूपों में है। मतलब लिबर्टी के अधिकार अलग हैं, पता पड़ा जो आपके प्रॉपर्टी के राइट्स अलग हैं, वहां पर आपके फंडामेंटल राइट अलग हैं, तो सारी जुडिशरी के राइट्स अलग हैं, पार्लियामेंट के राइट्स अलग हैं, सारी चीजें अलग अलग जब होती हैं तो वैसा कैसा संविधान बनता है? अलिखित संविधान बनता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझो, जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो, अलिखित संविधान के बारे में सभी लोग हमेशा कहते हैं कि सर ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है। पर अभी क्वेश्चन आया हुआ था एक एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? और पता मजे की बात क्या, उसमें भैया ब्रिटेन ऑप्शन में नहीं था, उसमें ब्रिटिश ऑप्शन में था ही नहीं। उसमें ऑप्शन में ये सारे देशों में से एक देश था, उसका नाम था कनाडा। तो अब ये यहां पे याद रख लेना कि क्वेश्चन, एग्जाम का लेवल लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ब्रिटेन के अलावा कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड और सऊदी अरेबिया। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे देश हैं, पर मैं 4-5 नाम लेके आया हूं आपके लिए। कनाडा, इजराइल, इंडिया से अच्छे रिलेशन है, न्यूजीलैंड और सऊदी अरेबिया। ब्रिटेन के अलावा इन देशों का नाम अलग से नोटबुक में लिख लेना यार, अलग से इन चीजों का नाम लिख लेना कि ये अलग से ऐसे देश हैं जिनका संविधान कैसा है? अनरिटन है, जिनका संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। समझे इस बात को? चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पॉलिटी, राजनीति की प्रकृति के आधार पर, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पॉलिटी, बेस्ड ऑन नेचर, ये भी कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पॉलिटी, पॉलिटी के आधार पर 2 प्रकार के संविधान होते हैं। एक होता है एकात्मक संविधान और एक होता है संघीय संविधान। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर अर्ध संघीय कहां गया? तो जैसा अभी अभिषेक जी ने भी एक प्रश्न किया था कि सर आप हमको राष्ट्र और सरकार, राज्य के बारे में अंतर बताइए, नेशन और स्टेट के बारे में डिफरेंस बताइए। तो उसी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा जो अगला वीडियो है वो इसी बातों पर रहेगा कि आखिर ये संघ क्या होता है, अर्ध संघ क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं। वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो अभी सिर्फ 2 बातें समझ लो, एक तो एकात्मक व्यवस्था समझ लो और एक संघीय व्यवस्था समझ लो कि आखिर सर इन दोनों का मतलब क्या है। देखो, बहुत आसान तरीके से समझना, इस परिभाषा को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, सब अलग करो। एकात्मक व्यवस्था, शब्द समझो, यूनिटरी, एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जहां पर शासन का सिर्फ एक स्तर होता है, गवर्नमेंट की रूलिंग का सिर्फ एक लेवल होता है, एक स्तर होता है। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? एकात्मक व्यवस्था कहते हैं, यूनिटरी व्यवस्था कहते हैं। और अगर एक स्तर है, अगर एक लेवल है, तो सारी शक्तियां किसके पास होंगी? निश्चित सी बात है, सारी शक्तियां इसी के पास होंगी। और जो स्तर होता है वो किस स्तर पर होता है? केंद्र के स्तर पर होता है, सेंट्रल के स्तर पर होता है। तो एकात्मक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर सारी की सारी शक्तियां शासन के एक स्तर पर जाकर के जुड़ जाती हैं। और वो एक स्तर कौन सा होता है दोस्त? वो एक स्तर होता है केंद्र। ऐसी व्यवस्था कहां पर है सर? तो ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन में आपको देखने के लिए मिल जाती है। साथ में ऐसी व्यवस्था फ्रांस में भी आपको देखने के लिए मिल जाती है, जहां पर आपको राज्य नहीं दिखाई देते, सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? केंद्र के पास होती हैं। कारण है छोटे राज्य हैं, दिक्कत नहीं जाती। अब समझते हैं संघीय संविधान को, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को।
संघीय संविधान की विशेषता ही होती है कि यहां पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। शब्द याद रखना, कीवर्ड आ रहे हैं भैया। यहां पर क्या होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। यहां पर क्या होता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, पावर्स का विकेंद्रीकरण होता है। और विकेंद्रीकरण किसके स्तर पर होता है, तो देखो सबसे ऊपर एक स्तर रहेगा नंबर 1, जिसे आप क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे, सेंट्रल बोलेंगे। केंद्र के बाद दूसरा स्तर रहेगा, और जो अधिकांश देशों में किस स्तर पर होता है, राज्यों के स्तर पर होता है, स्टेट के लेवल पर होता है। और कुछ देशों में जैसे इंडिया हो गया, वहां पर तो 3-3 स्तर हैं। हालांकि इंडिया की संघीय प्रवृत्ति को लेकर के एक अलग ही डिबेट है, वो उस पर भी नहीं जाएंगे। हमारे यहां पर तो तीसरा लेवल भी है, और तीसरा लेवल कौन सा है, लोकल गवर्नमेंट का है भैया, स्थानीय शासन का है। तो संघीय व्यवस्था में क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है, और शासन के अलग अलग स्तर होते हैं, गवर्नेंस के अलग अलग लेवल होते हैं। पहली बात याद रखना। तो ऐसी व्यवस्था कहां पर है भैया, तो ऐसी व्यवस्था आपको अमेरिका में देखने मिल जाएगी, कनाडा में देखने मिल जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिल जाएगी। और इंडिया के बारे में हम क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि अभी हम एक शब्द डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में, अर्ध संघीय व्यवस्था। ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन होता है। यहां पर राज्यों के समझौते वगैरह की बात की जाती है, लेकिन मैं आपको भी उतना मुश्किल बना नहीं चाहता, चीजों को आसान करते हुए चीजों को सीख लो। अगले टॉपिक में मुश्किल बातों की भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो वो समझौता वगैरह ऐसे शब्द आएंगे, ठीक है, वो बाद में देखेंगे अपन, अभी बहुत ध्यान से समझ लो। चलो एक बार रिवाइज करता हूं, खत्म करते हैं इस टॉपिक को। तो अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने बात कर ली इस टॉपिक में कि भैया संघीय एकात्मक संविधान कैसा संविधान है, जहां पर शासन का सिर्फ एक स्तर होता है और पूरी की पूरी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। दूसरा हमने क्या चर्चा किया, दूसरी हमने ये बात की कि संघीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जहां पर विकेंद्रीकरण होता है, जहां पर शक्तियों का विभाजन किया जाता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है। ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है, उसके नीचे एक सरकार और फिर एक और नीचे सरकार, तो स्तर होते हैं गवर्नमेंट के। व्यवस्था कहां पर है, ऐसी व्यवस्था अमेरिका में है। तो बॉस संविधान जो है मेजरली 4 प्रकार के हो गए, लिखित संविधान हो गया, अलिखित संविधान हो गया, एकात्मक संविधान हो गया, संघीय संविधान हो गया। एक बात छोटी सी याद रख लो, यहां पर अलिखित संविधान के एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम में आने लगे हैं, आपका प्री पास में है। ब्रिटेन के अलावा कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया। 2 मिनट अब एक काम करते हैं, टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, और फिर अगली क्लास में हम और चर्चा करेंगे। अगली क्लास में हम सिलेबस वगैरह की चर्चा करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन सी बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और संविधान के कुछ फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। एक अगर थोड़ा फैक्ट, और ठीक है अगली क्लास में हम फैक्ट वगैरह की भी चर्चा करेंगे। फैक्ट वगैरह भी रहने देते हैं, अगली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अगली स्लाइड्स में है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो आज की क्लास को 1 मिनट के लिए समराइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हमने बेसिक नेचर देखा। आज की क्लास में पहली बात हमने ये सीखा कि भैया पॉलिटिकल साइंस का उद्भव कैसे हुआ, राजनीति विज्ञान का उद्भव कैसे हुआ, तो भैया पॉलिटिकल फिलॉसफी के साथ हुआ, राजनीतिक दर्शन के साथ हुआ। कौन कौन से लोग आए, तो सबसे पहले कौन आया भैया, सबसे पहले आपके सुकरात आए, सुकरात के बाद कौन आया, प्लेटो आया, प्लेटो के बाद कौन आया, तो अरस्तु आया। अरस्तु का शिष्य कौन था, तो भैया अरस्तु का जो शिष्य था वो सिकंदर था। दूसरी बात, भारतीय राजनीति विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का फादर किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज, बताओ भैया, प्लेटो को कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी हमने डिस्कस कर ली। तो इसके बाद फिर हमने ये चर्चा की कि सर राज्य क्या होता है, व्यवस्था क्या होती है। तो राज्य क्या होता है, एक ऐसी इकाई है जिसमें 4 चीजें हो। कौन कौन सी चीजें हो, भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, और सरकार कैसी हो, संप्रभु हो। अगर ये 4 चीजें किसी भी क्षेत्र के पास है तो वो राज्य है। ये परिभाषा कहां से निकल के आई, तो 1933 के मोंटेविडो कन्वेंशन से ये परिभाषा निकल करके आई। फिर अगला क्या डिस्कस किया, हम डिस्कस किया सर व्यवस्था क्या होती है, तो व्यवस्था भैया नियम होते हैं, नियम होते हैं। और जब इन नियमों को, और खासतौर पे मौलिक नियमों को, फंडामेंटल लॉस को आप एक बुक में ला करके कलेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है संविधान, वो बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की क्या परिभाषा मिली, राज्य की व्यवस्था को संचालित करने वाले मौलिक नियमों का समूह क्या है, संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल लॉ विच डिजाइन टू गवर्न द स्टेट।
समझ गए। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि भैया संविधान के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार देख लिए, लिखित, अलिखित, एकात्मक, संघीय। लिखित संविधान का उदाहरण हमने देखा भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान। अमेरिका का संविधान 1789 में बनकर के तैयार होकर अप्लाई हो गया और यह दुनिया का पहला लिखित संविधान कहलाया। दूसरा अलिखित संविधान की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के अलावा कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब, ठीक है, न्यूजीलैंड, ये अलग एग्जाम्पल हैं अलिखित संविधान के, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के। एकात्मक व्यवस्था की बात की, ब्रिटेन और फ्रांस में आपको ये व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है जहां पर शासन का एक ही स्तर है। और आखिरी में हमने फेडरल गवर्नमेंट की चर्चा की जहां पर आपको शासन के एक या दो से ज्यादा स्तर मिल जाते हैं। तो दोस्त आज की क्लास का जो पर्पस था वो यही था कि आप पॉलिटिकल साइंस से कनेक्ट हो सके। कल से हमारी स्पीड बढ़ेगी, कल से हम तेजी से सारे फैक्ट कवर करेंगे और प्रयास करेंगे सारे फैक्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर करा दिए जाएं ताकि जो प्री आने वाला है वो आप कवर कर सकें। देखो यार, मेरी एक छोटी सी सलाह है और रिक्वेस्ट भी आप लोगों से है कि एग्जाम आने वाला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने से बेहतर है एक स्ट्रैटेजी बनाओ। हमारे एजुकेटर्स वहाँ पर वीडियोज़ लेकर के आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाओ और उस पर काम करो। तो यार आज के लिए इसके अलावा थोड़ा सा काम ये करना कि अगर आप लोगों को आगे की कुछ बातें जाननी है तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर जाकर के, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर जाकर के अगेन आप कुछ बातें, वहाँ पे प्री के कोर्सेज चल रहे हैं, सो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन 11 and 10 मंथ। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच और आज विश कि आप लोगों को यार ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर लाइक करते हो तो अच्छा लगता है, ठीक है। दूसरी बात, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। 1 बजे दोपहर में वापस से मिलते हैं अपन। इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हो, ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं तो टाइम पर वहाँ पर आ जाना, ठीक है। बाकी चर्चा वहाँ पर करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर यार।